हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 8 दिसंबर। कल 7 दिसंबर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस सीए इंटर ग्रुप 2 का लास्ट पेपर हो गया। कल से लेकर अब तक जो मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। मैंने काउंट किया, टोटल ऐसे 526 स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भेजा और ये कहा कि जो पेपर हुआ है ना, अगर उसको एक शब्द में बयान किया जा सकता है तो वो है मस्त, वो है झकास। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के पेपर को रिव्यू किया जाए। पर इससे पहले कि मैं इस स्क्रीन पर वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर आऊं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, पॉसिबिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये जो पेपर आपसे पूछा गया, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा 60 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिकली अटेम्प्ट किया जा सकता था। एक थ्योरी का क्वेश्चन भी था, लेकिन वो बड़े आराम से चॉइस में छोड़ा गया। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में इस बार जो प्रैक्टिकल कवरेज रही वो 14 मार्क्स की रही। तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलकर स्टूडेंट ये कह सकता है भाई कि मैंने 74 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया। और आप समझ सकते हैं 74 मार्क्स के प्रैक्टिकल की क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। अगर आपका पेपर एकदम परफेक्ट हुआ है, कोई गलती नहीं, आप नंबर काटने का कोई मौका ना दो, तो यार 74 में से 70 नंबर तो कहीं नहीं गए ना। बाकी जो थ्योरी रही वो थी कोई 26 मार्क्स की। मैं तो कहता हूं स्टूडेंट की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि थ्योरी के नोट्स पर भी पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। मेरे भाई, अगर आप थ्योरी के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करोगे और आप प्रिंटेड नोट्स पर विश्वास नहीं करोगे, तो थ्योरी में ऐसी क्या कमी है, वो भी आपको पूरे नंबर दिलवाने की कैपेसिटी रखती। मैं ये कह सकता हूं एक बेंचमार्क बन गया है। ये जो पेपर है, इसमें हमेशा जो प्रैक्टिकल कवरेज होगी वो आपको मिल जाएगी 70 to 75 मार्क्स के बीच में। तो स्टूडेंट को थ्योरी 25 और 30 मार्क्स के बीच में हर पेपर में अटेम्प्ट करनी पड़ सकती। ये जो पैटर्न है ना, देखो भाई, ऐसा है, आप ये मान के चलिए जनवरी फरवरी का जो अटेम्प्ट होने वाला है, जो ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें भी ये पैटर्न रहेगा। और अगर आपकी प्रिपरेशन बड़े अच्छे लेवल पर हो तो इस पेपर में 85 मार्क्स कम से कम स्कोर करने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। अच्छी प्रिपरेशन, अच्छा आउटपुट और अच्छा रिजल्ट। लेकिन आज इस एग्जाम के रिव्यू के तरीके को मैं बदलने वाला हूं। मैं अब आपको ऐसे पेपर दिखाने वाला नहीं हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, नहीं। हमारी टीम ने काम किया है कि जितने भी क्वेश्चन इस बार के पेपर में आए, हमने उसको चैप्टर वाइज क्लासिफाई कर लिया है। तो मैं एक एक करके आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस लाने वाला हूं, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं चैप्टर वाइज आपके सामने लेकर आऊंगा। वो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की सीक्वेंस में जाएगा, नहीं, वो चैप्टर वाइज होगा। आइए शुरू करते हैं नवंबर दिसंबर 2020 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का एग्जाम रिव्यू। शुरुआत हम करते हैं लीवरेज एनालिसिस से। वेल जी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या था कि आपको इनकम स्टेटमेंट बताई गई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डिटेल्स आपको बताएगी, कितनी क्लियर कट डिटेल्स। ये जरूर आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब वो क्या कहते हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज, लिवरेजेस की स्टडी को यूज करके बताएं द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 10%।
तो यहां स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा ना कि ऐसा कौन सा लीवरेज है जो कि टैक्सेबल इनकम और ईबीआईटी में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। सोचिए, क्या उसका नाम है फाइनेंशियल लीवरेज? यस। द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%। बताइए कौन सा लीवरेज है जो सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा? उसका नाम है ऑपरेटिंग लीवरेज। देन दे से परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल्स चेंजेस बाय 10%। तो इसका मतलब अगर आप कंबाइंड लीवरेज को पिक्चर में लाते हैं तो बड़े आराम से यह रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और यह भी कहा गया कि आप अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करें। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ले आता हूं अपनी बुक में। हमारी बुक में जो लेवरेज का चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको लेकर आता हूं। और क्वेश्चन नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं। यह हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट नंबर 1, using the concept of financial leverage, by what percentage will taxable income increase if EBIT increases by 6%। कंपेयर करिए, आपको ऐसा लगेगा बस कुछ फिगर्स बदली गई हैं, आप उसी क्वेश्चन को पढ़े जा रहे हैं। Using the concept of operating leverage, by what percentage will EBIT increase if there is a 10% increase in sales? Using the concept of combined leverage, by what percentage will taxable income increase if sale increases by 6%? And also verify the result। आप एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। आप देखेंगे शब्द शब्द सारी बातें एकदम सेम है, सिर्फ फिगर्स को चेंज करा गया है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, भाई ऑपरेटिंग लीवरेज हो, फाइनेंशियल लीवरेज हो, कंबाइंड लीवरेज हो, तीनों लीवरेजेस के दो फार्मूले हैं, एक ओरिजिनल फार्मूला, दूसरा अल्टरनेटिव फार्मूला। होता यह है कि अल्टरनेटिव फार्मूले को एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बेस बनाकर लीवरेजेस कैलकुलेट करी जाती हैं और उसको ओरिजिनल फार्मूले पर अप्लाई किया जाता है ताकि कंक्लूजन्स ड्रॉ किया जा सके। इस कंटेक्स्ट में मैं आपका ध्यान ऑपरेटिंग लीवरेज पर लेकर आता हूं। ऑपरेटिंग लीवरेज के भी दो फार्मूले हैं, एक ओरिजिनल फार्मूला और एक अल्टरनेटिव फार्मूला। देखिए जी, ओरिजिनल फार्मूला कौन सा है? वेल, दिस इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और अल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। आपको करना क्या चाहिए? हमेशा अल्टरनेटिव फार्मूले पर, मेरा मतलब है एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बेस बनाकर लीवरेज कैलकुलेट करें और उसको ओरिजिनल फार्मूले पर अप्लाई करें। पर मैं क्या देखता हूं कि स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि अल्टरनेटिव फार्मूला पहले फार्मूले से ही डिराइव किया जाता है, और अगर आपको इसका डेरिवेशन नहीं मालूम है, मैं जानता हूं ऐसे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके डेरिवेशन को नहीं जानते हैं, तो आप ये डेरिवेशन नोट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वीडियो को पॉज करके आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ आना ही है ना। अच्छा, दो चैप्टर ऐसे हैं कि जिनको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पिलर मानते हैं, एक है वर्किंग कैपिटल और दूसरा कैपिटल बजटिंग। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि इन दो चैप्टर में टोटल 25 मार्क्स की कवरेज तो होगी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पहले मैं आपको वर्किंग कैपिटल का जो क्वेश्चन पूछा गया उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा कर देता हूं। देखिए, वर्किंग कैपिटल का इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 रहा 10 मार्क्स का। यह क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल में जो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है उससे रिलेटेड रहा, जिसमें पीरियड के शुरू में यह डिसाइड करना पड़ता है कि आने वाले पीरियड में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी हो। आइए जी एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ओके, पीके लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं इसमें आपको सेल्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर पेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ₹3,60,000 और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड्स के अमाउंट आपको बताए गए, और ये वो अमाउंट। ओके, अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको क्या कहा गया? रिसीवेबल्स आर अलाउड 3 मंथ्स क्रेडिट। ओके, रिसीवेबल्स यानी डेटर्स। आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे भाई? अरे भाई, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका डेटर्स बैलेंस कितना है,
डेटर्स का बैलेंस, अगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड 3 महीने का है तो डेटर्स बैलेंस 3 महीनों की क्रेडिट सेल के इक्वल होता है ऑब्वियसली। अगर आपको डेटर्स वेलोसिटी या डेटर्स कलेक्शन पीरियड बता दिया जाए तो डेटर्स बैलेंस आप आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन डेटर्स बैलेंस भले ही अगर मैं इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं वो 3 महीने की क्रेडिट सेल के इक्वल होगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है वो होना चाहिए 3 मंथ्स कैश कॉस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। आप याद करिए कि ऐसे हमने कितने क्वेश्चंस करे जिसमें हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन को डील करने की कोशिश करी। अच्छा, फिर वो आपको कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर वो आपको 3 महीनों का क्रेडिट देता है। अरे भाई, अगर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 3 महीने का होगा तो इसका मतलब कि जो क्रेडिटर्स बैलेंस है वो 3 महीनों की क्रेडिट परचेज के इक्वल है। जब हम इस क्वेश्चन में एनुअल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हमको पूरे साल का जो मटेरियल का कंजम्पशन पता चलेगा, हम उसी को एनुअल परचेजेस के इक्वल मानेंगे और कॉन्सिक्वेंटली वही एनुअल क्रेडिट परचेजेस के इक्वल होगा। अकॉर्डिंगली उसको हम 3 मंथ्स में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्रेडिटर्स बैलेंस पता चलेगा। अच्छा, लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर या वेज कॉस्ट इज 1 मंथ, तो आपसे पूछा जाए आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट कितना हुआ, इसका जवाब 1 मंथ वेज कॉस्ट। एनुअल वेज कॉस्ट पता कर लीजिए, इनफैक्ट वो आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, उसको आप 1 मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर पेड 1 मंथ इन एरियर्स, वही बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो 1 महीने के इक्वल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड पेड 1 मंथ इन एडवांस, तो जब आप इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल की डिटेल बताएंगे उसमें शुरुआत जब आप करंट एसेट से करेंगे तो करंट एसेट में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता है, स्टॉक ऑफ WIP आता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है, डेटर्स आता है, कैश आता है, तो उसमें एक और एंट्री जरूर लिखेगा, दैट इज प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। ओके, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल का जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है और जो फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड है दोनों का 3 महीने का है। तो रॉ मटेरियल के स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ऑब्वियसली इट्स इक्वल टू 3 मंथ्स मटेरियल कॉस्ट। उसी तरीके से जब हम ये पूछें कि फिनिश गुड्स के स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है तो वो भी 3 महीने के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के इक्वल होगा। ऑफ कोर्स उसमें आप मटेरियल भी काउंट करेंगे, आप लेबर भी काउंट करेंगे और आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी आप उसमें काउंट करेंगे विदाउट एनी डाउट। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन कहता है वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, चलो अच्छा है, एक कैलकुलेशन हमारी बच गई, वरना आप जानते हो कि अगर WIP होल्डिंग पीरियड हमको गिवन होता है तो उसका वैल्यूएशन हमें किसी एजम्पशन पर करना पड़ता है। खास तौर पे हम ये मान लेते हैं कि भाई मटेरियल में तो उसकी इन्वेस्टमेंट 100% ही हो गई होगी, लेकिन जो बाद में लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, उसके वर्क को फिर हमें 50% एज्यूम करना पड़ता है। पर इस क्वेश्चन में वो रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेसिफिकली कहा गया कि वर्क इन प्रोग्रेस तो है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई जो सेलिंग प्राइस है, जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट होगा उसमें 33 1/3% आप ऐड कर दीजिएगा। ओके, कैश बैलेंस आपको गिवन है, सेफ्टी मार्जिन आपको गिवन है 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ PK लिमिटेड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अच्छा, कैश कॉस्ट बेसिस कहकर क्वेश्चन ने बड़ी सारी बातों को इररेलेवेंट डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहली बात, जब आपने मुझे प्रॉफिट बताया, जब आपने मुझे बताया प्रॉफिट, अरे भाई प्रॉफिट का हमने करना क्या है, जब हमने ये बताना है कि डेटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई पड़ी है उसका जवाब तो हम एनुअल कैश कॉस्ट बेसिस पर ही दे देंगे, तो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन भी इररेलेवेंट हो जाएगी। तो हमारा रिव्यू क्या कहता है, देखो जी, कम से कम ऐसे 15 सिमिलर क्वेश्चन हैं जो हमारी बुक में है, जो हम लोगों ने क्लास में स्टूडेंट्स को करवा कर दिए। ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है। दूसरी बात, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दें तो पहले आप जरूर बनाइएगा एनुअल कैश कॉस्ट स्टेटमेंट, जिसमें आप ये बताएं कि मटेरियल की आपकी कैश कॉस्ट कितनी है, लेबर की आपकी कैश कॉस्ट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की जब आप कैश कॉस्ट लिखें तो उसमें डेप्रीसिएशन काउंट मत करिएगा। डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कहीं भी डिस्कस नहीं करा जाएगा। अरे भाई,
आपका वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है उसका जवाब अगर आपको कैश कॉस्ट बेसिस पर देना है तो ना तो उसमें प्रॉफिट आना चाहिए और ना ही उसमें डेप्रिसिएशन आना चाहिए। तो जब आप एनुअल कैश कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएं तो भाई इन दो बातों से अपने आप को दूर रखिएगा, एक प्रॉफिट से और दूसरा डेप्रिसिएशन से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करता हूं। कई स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि ये बताइए सर कि ये जो लेबर कॉस्ट गिवन है, लेबर पेड जो अमाउंट हमारे सामने है, क्या ये लेबर कॉस्ट 11 मंथ्स को रिप्रेजेंट करती है कि 12 मंथ्स को? पर मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो कहते हैं सर देखिए क्वेश्चन साफ कहता है कि हम लेबर की पेमेंट 1 महीने के बाद करते, तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो जब आप ये बताते हैं कि लेबर पेड इतना है तो इसका मतलब अगर पूरे साल के 12 महीने हैं तो 11 महीनों की पेमेंट हुई होगी ऑब्वियसली। तो ये लेबर का अमाउंट 11 मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं कहूंगा अरे भाई ये क्या बात कह दी आपने, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। तो एक इश्यू आया, बड़े सारे स्टूडेंट ने फेस करा कि जो लेबर कॉस्ट इस क्वेश्चन में गिवन है क्या वो रिप्रेजेंट करता है 11 महीनों को या 12 महीनों को? तो मेरे प्यारे बच्चों वो लेबर कॉस्ट पूरे 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी ये बात मान भी लूं कि 1 महीने की करंट ईयर की वेजेस आपने नहीं पे करी तो क्या जो लास्ट ईयर रहा होगा उसका भी 1 महीने का एकदम आखिरी महीना जरूर वो वेजेस भी करंट ईयर में पोस्टपोन नहीं हुई होंगी? तो मैं मान सकता हूं कि हमने अपने साल में अपने आखिरी महीने की वेजेस भले ही ना पे करी हो लेकिन पिछले साल का जो आखिरी महीना था हमने उसकी वेजेस तो पे करी ही है ना। तो इफेक्टिवली इस क्वेश्चन में जो लेबर पेड गिवन है वो आपके पूरे 12 मंथ्स को ही रिप्रेजेंट करता है। प्रॉफिट इररेलेवेंट है क्योंकि आपको डेटर्स में जो इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है वो कैश कॉस्ट पर आपको बतानी है। ये बात तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब मैं आपको ले आता हूं कैपिटल बजटिंग की तरफ। कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में से 2 क्वेश्चन रहे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का और दूसरा 10 नंबर का। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट था, कैपिटल बजटिंग कैरिंग 5 मार्क्स। क्वेश्चन क्या रहा? हमको कहा गया कि एक कंपनी है, एक नई मशीन खरीदना चाहती है जिसकी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर करी। पहली इंफॉर्मेशन, मशीन का जो परचेज प्राइस है दैट इज ₹2,50,000। दिस इज कॉस्ट ऑफ मनी, द अमाउंट टू बी स्पेंट एट द कमेंसमेंट। अच्छा, मशीन की इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 8 साल की है और 8 साल के बाद वो कहते हैं कि इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू तो है नहीं। वेल आप जानते ही हैं कि ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो। डेप्रिसिएशन यहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाना चाहिए ऑब्वियसली। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन 1 लाख यूनिट्स। अच्छा, इसका मतलब है ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। आप जरूरी नहीं कि अपनी फुल कैपेसिटी पर आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, लेकिन जब मैं बाकी क्वेश्चन को देखता हूं उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि हमारी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी यूज होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े सिंपल एजम्पशन पर दिया जाएगा कि जो भी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी क्वेश्चन में बताई गई है हम उस मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज भी करेंगे, उस मैक्सिमम कैपेसिटी पर हम ऑपरेट करेंगे। तो पूरा का पूरा आंसर इस एजम्पशन पर रहेगा कि हम लोग 1 लाख यूनिट हर साल बनाकर बेचेंगे ही बेचेंगे। ओके, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन था ₹6, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन था ₹3। उसके बाद आपको बताया गया कि आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट है ₹1 लाख, लेकिन स्पेसिफिकली कहा गया कि अभी इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो मुझे फिक्स कॉस्ट बताया गया है वो है एनुअल कैश फिक्स्ड कॉस्ट। दैट्स वेरी गुड। फिर हमको ये कहा गया कि जो आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो पहले साल में होंगे, लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है दिस इज इन एडिशन टू एनुअल फिक्स कॉस्ट। मेरा मतलब है जो आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए है वो तो खैर हर साल होगा ही होगा, लेकिन पहले साल में आपको एडवर्टाइजमेंट के नाम पर 20,000 रुपए और खर्च करने होंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको स्पेसिफिकली बताई गई। सिमिलरली आपको एक इंफॉर्मेशन और दी गई, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इन 5th ईयर इन एडिशन टू एनुअल फिक्स कॉस्ट।
जैसे आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन एक्सेस था, इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल फिक्स कॉस्ट जो एक एक साल का है, उसी तरीके से वो कहते हैं कि मेंटेनेंस एक्सपेंस भी 5वें साल में होगा, लेकिन ये एनुअल फिक्स कॉस्ट के अलावा या अलग से होगा। ये अमाउंट आपको गिवन था ₹30,000। बाकी इंफॉर्मेशन कैसे बताई गई, वो ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 12%। कितनी सिंपल डिटेल्स रही। और ये कहा गया कि एक काम करिए, जो प्रपोजल आपके सामने है आप उसे एनालाइज करें, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, और 12% जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल था उसके ऊपर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन थे। और आप जानते हो ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ना भी गिवन हो तो उसको कैलकुलेटर की मदद से पता कर पाना क्या मुश्किल काम है। अच्छा, अब ये बताइए साहब, ईमानदारी से बताइए, क्या आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं करे? मतलब कैपिटल बजटिंग हम जिस लेवल पर ले जाकर डील करते हैं, कैपिटल बजटिंग की कवरेज हमारी किताब में 125 क्वेश्चन से ज्यादा है। उसके हिसाब से सोचें तो ये कैपिटल बजटिंग के नेट प्रेजेंट वैल्यू के सिंपल क्वेश्चंस में कवर किया जाता। मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हां जी, देखिए जी, सीधी इंफॉर्मेशन बताई गई कि अगर आप ये मशीन खरीदते हैं तो पहले दिन आपकी जेब से कितना कैश चला जाएगा, ₹2,50,000। पहली इंफॉर्मेशन इनिशियल कैश आउटफ्लो। फिर आप जानते हो कैपिटल बजटिंग में अगली कैलकुलेशन होती है फ्यूचर कैश इनफ्लोज को लेकर। अब इस क्वेश्चन में जब फ्यूचर कैश इनफ्लोज निकाले जाएंगे तो उसमें ईयर 1 की इंफॉर्मेशन अलग रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन का मैसेज है ईयर 1 में आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस अलग से हो रहा है। उसी तरीके से जो ईयर 5 है उसकी इंफॉर्मेशन अलग से लिखनी जरूरी थी, क्योंकि मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो ईयर 5 में स्पेसिफिकली था। अकॉर्डिंगली ईयर 1 का कॉलम अलग बनाया गया, पर ईयर 2, 3, 4 के कॉलम को कंबाइंड कर दिया गया। ईयर 5 का कॉलम अलग बनाया गया और लास्ट में 6, 7, 8 को कंबाइंड कर दिया गया। वो तो मैं कहता हूं इस क्वेश्चन ने कह दिया कि रेजिडुअल वैल्यू निल है, वरना अगर कोई रीसेल वैल्यू होती तो लास्ट ईयर में यानी ईयर 8 में आपको उस सिचुएशन को सेपरेटली डील करना पड़ सकता था, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में ऐड होती है। इतनी तो बात आप जानते ही है ना। ओके, इसका आंसर देने का क्या तरीका है? कितना सिंपल तरीका। पहली इंफॉर्मेशन एनुअल सेल्स। भाई जब क्वेश्चन कह ही रहा है कि आपने 1 लाख यूनिट बेचनी है और मैक्सिमम कैपेसिटी पर, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस ₹6, तो इसका मतलब हर साल की सेल 6 लाख रुपए आसानी से बताई गई। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, भाई एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट ₹3, यूनिट 1 लाख, तो हर साल का वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया 3 लाख रुपए। परफेक्ट। उसके बाद उसमें से डिडक्ट हमको क्या करना है? एनुअल कैश फिक्स्ड कॉस्ट, देन एडवर्टीजमेंट, देन मेंटेनेंस। ऐसा करते ही हमको पता चल जाएगा कि हमारा हर साल का कैश इनफ्लो कितना है। इस पर आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप कुछ भूल तो नहीं गए? सर इसमें डेप्रीसिएशन कहां है? इसमें डेप्रीसिएशन कहां है? आपको डेप्रीसिएशन भी तो माइनस करना है ना। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसमें टैक्स माइनस होता है, डेप्रीसिएशन वापस ऐड बैक होता है। अरे यही तो इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा कैच है। इस क्वेश्चन ने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? इग्नोर टैक्स। मान लीजिए कि टैक्स है ही नहीं। अरे भाई अगर टैक्स है ही नहीं तो जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उतना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने से पहले डेप्रीसिएशन माइनस होता है। अच्छा, जो डेप्रीसिएशन माइनस होना है वही बाद में ऐड हो जाएगा, तो फिर डेप्रीसिएशन को क्यों माइनस करा जाए और क्यों ऐड करा जाए? अल्टीमेटली तो सिचुएशन वही आती है। आपने ऐसे खुद बड़े सारे क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया होगा कि जिन क्वेश्चन में टैक्स होता ही नहीं है वहां पे डेप्रीसिएशन माइनस करने का कोई एडवांटेज ही नहीं है। ना डेप्रीसिएशन माइनस करिए और ना ही बाद में प्लस करने की रिक्वायरमेंट है। सिंपल केसेस पर सोचा जाए कि जो आपकी सेल है वो कैश इनफ्लो है, और जितने आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने आपके कैश एक्सपेंसेस हैं वो कैश आउटफ्लोज हैं। इन दोनों का डिफरेंस पता कर लें, बड़े आराम से आपको यह पता चलता है कि हर साल का आपका कैश इनफ्लो कितना है। आपको इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि टैक्स नहीं है तो डेप्रीसिएशन इनइफेक्टिव हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। और एक बार इनिशियल कैश आउटफ्लो और फ्यूचर कैश इनफ्लोस पता चल जाए तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप एनपीवी कैलकुलेट करते हैं।
और इस क्वेश्चन में एनपीवी कैलकुलेट करना इतनी सिंपल एक्सरसाइज थी। आपने तो पता कर ही लिया है ना कि आपके हर साल के कैश इनफ्लोज कितने हैं। आप देख रहे हैं वैसे तो हर साल का कैश इनफ्लो है ₹2 लाख, लेकिन फर्स्ट ईयर में और फिफ्थ ईयर में कैश इनफ्लो थोड़ा कम हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है? अरे भाई, फर्स्ट ईयर में एडवर्टीजमेंट है और फिफ्थ ईयर में आप देख सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट है। इस वजह से आप देखते हैं कि जो कैश इनफ्लोज हैं वो एक एक साल के आपने अपने सामने लिखे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रिकॉर्ड किया, मल्टीप्लाई करा, आपको पता चल गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, उसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो जैसे ही आपने डिडक्ट किया तो एनपीवी अच्छा खासा पॉजिटिव अमाउंट आया है। इतना ह्यूज पॉजिटिव अमाउंट आया है तो पक्का ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियली वायबल तो होनी ही चाहिए। ओके, अब कैपिटल बस्टिंग का दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा आया था मैं वो आपको बताता हूं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल बजटिंग 10 मार्क्स। ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी आप किसी एक ही प्रोजेक्ट के लिए हां करेंगे और अगर एक प्रोजेक्ट के लिए हां हो गई, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वायबल हो गई, तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली आप उस प्रोजेक्ट को मना कर दोगे भाई। ओके, यू हैव बीन गिवन बिलो द नेट कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट। देखिए, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और एक एक कैश फ्लो की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है। आप जानते हो कि एक्चुअल कैश फ्लो जो हैं उनको अगर उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा जाए और उनका समेशन किया जाए तो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली आपसे क्या पूछा गया है? ओके, वो कहते हैं पहला काम ये करें कि आप एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो बताएं, जो कि मैं आपको बता रहा था कि जितने भी कैश फ्लोज हैं उनको रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और उसका समेशन। वेरिएंस कैलकुलेट करने को कहा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को कहा गया है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट। आपको लगेगा अरे सर इतनी भारी भरकम कैलकुलेशन आपसे पूछी जा रही है। आपको ऐसा लगता है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? अरे मैं आपको अपनी बुक में ले चलता हूं जी। वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बुक में एक हेडिंग है, उसका क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 हमारी बुक का। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं। वो सारी की सारी बातें एज इट इज इसमें भी आपसे रिक्वायर्ड है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे लीवरेज का क्वेश्चन था ना, जो आपको लगेगा कि अरे बुक में से एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, कट कॉपी पेस्ट, वैसे ही आपको कैपिटल बजटिंग का ये दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। कैपिटल बजटिंग का जो पिछला क्वेश्चन था वो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन ही था और ये सोचिए ये तो एज इट इज सेम क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट के 10 में से 10 नंबर हर हालत में आने चाहिए। अच्छा, ये जो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन रहा, इसके बाद मैं एक काम करता हूं, आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहा, उसको मैं कहूंगा वो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस की कैटेगरी में से था। 10 नंबर का क्वेश्चन था। 10 नंबर का क्वेश्चन तो भारी भरकम क्वेश्चन कहा जाता ना। तो सुनेगा, जे लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स, द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। कि आपको टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, ₹4 लाख, और वो ये कहते हैं कि फंड्स को अरेंज करने के 3 ऑप्शंस, 3 प्लान हमारे पास हैं। एक है कि 100% इक्विटी, दूसरा 50% इक्विटी, 50% डेप्ट और तीसरा 50% इक्विटी और 50% प्रेफरेंस। हमको ये कहा गया कि डेप्ट फाइनेंसिंग करवाएंगे तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस शेयर के पास जाएंगे तो भी 10% रेट ऑफ डिविडेंड है, टैक्स रेट 50% है। इक्विटी शेयर के बारे में वो कहते हैं कि एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन वो 10 रुपए के प्रीमियम पर इश्यू होगा। इफेक्टिवली एक शेयर को इश्यू करके 10 + 10 यानी 20 रुपीस अरेंज करे जा सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आपको गिवन है ₹1 लाख। आपसे 3 बातें पूछी गई। पहली बात अर्निंग पर शेयर, दूसरी बात फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और तीसरी बात इंडिफरेंस पॉइंट। वाह जी वाह। अब एक काम करते हैं जी, आप हमारी बुक के क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। यही चैप्टर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने के लिए कहूं,
ए कंपनी इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स। देखिए, प्लान ए बी सी, 100% इक्विटी, 50% इक्विटी, 50% डेब्ट, 50% इक्विटी, 50% प्रेफरेंस। टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज ₹2 लाख। आप कहेंगे सर फर्क है, वहां 4 लाख है, यहां 2 लाख है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल 8%, टैक्स रेट 50%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट 8%, इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 विल बी इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹10। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 80,000। और हम आपसे 3 कैलकुलेशन पूछ रहे हैं, नंबर 1 ईपीएस, नंबर 2 फाइनेंशियल बीपी एंड नंबर 3 पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। अब आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहोगे? मतलब स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि भी जो कुछ भी उसकी कॉपी पे लिखा हुआ है, क्लास में उसे लिखा हुआ है एज इट इज, वहां जाकर पेपर में उसको दोबारा से लिख कर आना है। मजा आ गया जी, मजा आ गया। आप सोचिए इतने क्वेश्चन हो गए और आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन रेशो से। रेशो के चैप्टर को जब हम क्लास में कवर करते हैं, टोटल 9 क्लासेस हम इसको डिवोट करते हैं और लगभग 60 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कवरेज होती है। लेकिन क्या वो कवरेज इसलिए थी कि इतना आसान क्वेश्चन, इतना लड्डू क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए? देखिए जी, डिटेल देखिएगा। टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड आपको गिवन है, डायरेक्ट कॉस्ट, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ये बात आपको बताएगी गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, 50% ऑफ एसेट्स बीइंग फाइनेंस्ड बाय बोरोड कैपिटल एट इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 8% पर एनम। टैक्स रेट आपको गिवन है 30%। वो कहते हैं, हम आपसे पूछते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स टर्नओवर, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। इस कंटेक्स्ट में मैं आपको अपनी बुक के 2 क्वेश्चन दिखाता हूं, एक क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन। देखिएगा जी, एक क्वेश्चन नंबर 15 और एक क्वेश्चन नंबर 23। आप क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप सेम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सारी की सारी बातें एकदम आइडेंटिकल आपको मिलेंगी। अच्छा, और जो सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है और वो है क्वेश्चन नंबर 15। वाजिबा, बस इस बार के पेपर में तो स्टूडेंट का इतना ही काम था भाई, एज इट इज जाके एग्जाम में आपको आंसर लिख कर आना है। एक तरीके से जो कॉपी में प्रैक्टिस कर रखी थी, वहां जाके एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करनी। अच्छा, रेशो के इस क्वेश्चन को डील करने के बाद फिर मैं आपको ले आता हूं डिविडेंड डिसीजन के क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपके पेपर में, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट था। आप देखिएगा इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरजे लिमिटेड। आपको गिवन है नेट प्रॉफिट, आपको गिवन है 13% प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो बाय कीपिंग द शेयर प्राइस एट ₹40 बाय यूजिंग वॉल्टर्स फार्मूला, वॉल्टर्स मॉडल। ओके, अच्छा अब जरा मैं आपको अपनी बुक में ले आता हूं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि आप ये पता करें कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और जो हमारी बुक में है उसमें कितना डिफरेंस है। आइए जी एक बार फिर से पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस ऑफ ₹42 बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। जरा कंपेयर करिएगा एज इट इज। आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट एग्जाम में पूछा गया और ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 5? फर्क बताइए भाई साहब, फर्क बताइए। खैर इस क्वेश्चन में आप जानते ही हैं वॉल्टर्स मॉडल अप्लाई करने का जो फार्मूला है वो आपके सामने है ही। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन रह गया हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछा गया है और कुछ थ्योरी के नोट्स। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो क्वेश्चन था बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के साथ आपसे पूछा गया। कैसे? ओके, हमको इंफॉर्मेशन डिवेंचर्स के कंटेक्स्ट में बताई गई। फेस वैल्यू ₹100 इशूड विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। एट मैच्योरिटी जो बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रही वो क्या थी? एट मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर्स विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:5, दैट इज 5 शेयर्स फॉर ईच डिबेंचर। बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है सब, मैं अप्रिशिएट करूंगा कितनी बढ़िया बात आपसे पूछी गई। ओके, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹20 एंड हिस्टोरिकली ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 4% पर एनम। ऑब्वियसली ये बड़े आराम से माना जा सकता है कि ये जो ग्रोथ रेट है ये फ्यूचर में भी मेंटेन रहेगी। टैक्स रेट आपका 25% है,
कंप्यूट कॉस्ट ऑफ 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। भाई अप्रोक्सीमेशन तो हमारी शॉर्टकट टेक्निक हो गई, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको क्या YTM टेक्निक भी कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, उसके हिसाब से जो IRR की टेक्निक पर बेस्ड है। पर इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम थी वो ये नहीं था कि अप्रोक्सीमेशन मेथड था या फिर IRR टेक्निक का मेथड था। असल में प्रॉब्लम स्टूडेंट ने कहां फेस करी वो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनेगा। अच्छा, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 10% और 15% के रेट पर इसलिए दे रखे हैं ताकि आप इन दोनों रेट्स पर एनपीवी कैलकुलेट करें, और जो इंटरनल रेट ऑफ जो IRR की टेक्निक है उसमें आपको इंटरपोलेशन टेक्निक लगाकर वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैलकुलेट करना था। अब सुनेगा, मैं कह रहा था कि स्टूडेंट्स ने कौन सी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉब्लम के तौर पर फेस करा। साफ तौर पे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में जो नेट प्रोसीड है यानी डिबेंचर इश्यू करके जो अमाउंट कंपनी के पास आया है वो तो ₹100 है। डिबेंचर इश्यू करते समय ना कोई प्रीमियम का केस था ना कोई डिस्काउंट का केस था। ओके, ये बताया गया कि हमने डिबेंचर को रिडीम करना है 5 साल के बाद, वो सिचुएशन भी ठीक थी। अच्छा, जो एनुअल इंटरेस्ट था वो था फेस वैल्यू का 10%, दैट इज ₹10। टैक्स रेट आपका स्टेट अवे गिवन था दैट इज 25%, हमने उसको लिखा 0.25। अच्छा, रिडीमेबल वैल्यू जो थी वो इंफॉर्मेशन एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन निकली। हमको क्या कहा गया, आफ्टर 5 years 1 डिबेंचर इज इक्विवेलेंट टू 5 इक्विटी शेयर्स, ये इंफॉर्मेशन स्ट्रेट अवे आपको बताई गई। सो पॉसिबल मार्केट वैल्यू ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ ईयर 5 कैन बी रिगार्डेड एज रिडीमेबल वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर। एक डिबेंचर की रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी, इसमें स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश करी गई। यह कहा गया कि एक डिबेंचर आज से 5 साल के बाद 5 इक्विटी शेयर के इक्वल होगा। अच्छा, वो जो इक्विटी शेयर है ना उसके बारे में आपको मैसेज ये दिया गया कि आज तो उसकी वैल्यू ₹20 है, पर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये रहा कि आज से 5 साल के बाद इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसको सोचने की 2 अप्रोचेस हो सकती, एक अप्रोच 1 और दूसरा अप्रोच 2। अप्रोच 1 ये है कि अगर आज शेयर का मार्केट प्राइस है ₹20 और अगर मैं इसको 5 बार 4% के रेट पे ग्रो करूं और इसमें मैं कंपाउंडेड इंपैक्ट ना डालूं, बस 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, सिंपली, यानी अभी आपका जो प्राइस है वो ₹20 है, उसमें 4% को 5 बार ऐड कर दिया जाए तो सिंपली 20% ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब आज से 5 साल के बाद एक इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू हो जानी चाहिए ₹24। लेकिन अगर आप कंपाउंडेड इंपैक्ट पर जाते हैं तो ये 4% का जो भी ग्रोथ रेट है ये मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे डील करना पड़ेगा। तो 4% की ग्रोथ को आप मल्टीप्लाई करें, कंपाउंडेड रेट के हिसाब से सोचें, तो यही एक शेयर की मार्केट वैल्यू आज से 5 साल के बाद हो जानी चाहिए 24.33। अच्छा, एक डिबेंचर की जो मार्केट वैल्यू होगी आज से 5 साल के बाद वो 5 इक्विटी शेयर के इक्वल होनी थी। तो अगर आप पहली अप्रोच का सहारा लेते हैं तो इसका मतलब रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगी ₹120। लेकिन अगर आप दूसरी अप्रोच का सहारा लेते हैं तो रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगी 121.65। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहा कि जो डिबेंचर इश्यू करेंगे उनकी जो रिडीमेबल वैल्यू थी 5 साल के बाद वो कितनी डिसाइड करनी थी, ये स्टूडेंट के विजडम पर छोड़ा गया। बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थ्योरी के क्वेश्चंस की चिंता हमारे स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं सारे के सारे थ्योरी के नोट मैं आपको क्लास में डिक्टेट करवा के देता हूं। एक एक थ्योरी के नोट को लिखने में, डिस्कशन करने में अच्छा खासा टाइम लिया जाता है। मैं मानता हूं कि इस बार के पेपर में ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थ्योरी के क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ कर आएंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि अगर कभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना पड़ जाए तो भी आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। आप देख सकते हैं कितने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आप सिर्फ ट्रेस कर सकते हैं कि ये कौन से पेज पर थ्योरी के नोट मैंने आपको लिखवा कर दिए। अच्छा, अब ऐसा है, मैं आपको ले चलता हूं अब इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के रिव्यू की तरफ। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम से। इस बार के अटेम्प्ट में 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 2 थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए। पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपके पेपर में
क्वेश्चन नंबर 7A पार्ट 3 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहा, जिसमें उन्होंने कहा कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको गिवन था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, सब्सिडीज का अमाउंट, और लास्ट में नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने थी और रिक्वायरमेंट थी किसकी? डेप्रीसिएशन की। अब डेप्रीसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, सॉल्यूशन जो है मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान से। देखो जी, आप जानते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर डेप्रीसिएशन डिडक्ट कर दिया जाए तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रीसिएशन ही होता है ऑब्वियसली। और एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूं तो बैलेंस हो गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो ये आ गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये जो तीन इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी हैं, चलिए इनको सम अप करते हैं, और कैसे आप ये जरा ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस मैंने यहां से पिक करा, माइनस डेप्रीसिएशन, ओके। उसके बाद माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ तो गिवन है, सिर्फ डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस का अमाउंट आपको गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और साथ में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। अच्छा, जो दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अब वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। ओके, 4 सेक्टर का ये क्वेश्चन था। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी। आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दी गई, इन्वेस्टमेंट दी गई, टैक्स का केस हमारे सामने था, ट्रांसफर पेमेंट्स हमारे पास थी, एक्सपोर्ट हमारे पास था, और इंपोर्ट हमारे पास था। आप देख सकते हैं इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, गवर्नमेंट है और फॉरेन सेक्टर है। ओके, आप ये भी देखेंगे कि जो टर्म यूज किया गया था वाईडी, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। आप जानते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली क्या है कि जो भी आपकी इनकम है, अगर उसमें से आप टैक्स का अमाउंट माइनस कर दें, और अगर आपको ट्रांसफर रिसिप्ट्स हो रही हैं वो अगर आप उसमें ऐड कर दें, तो ये हाउस होल्ड्स के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है उस पैटर्न पर डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपसे 3 बातें पूछी गई। पहली बात, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, देन नेट एक्सपोर्ट एट इक्विलिब्रियम लेवल, और लास्ट में कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। क्वेश्चन ये आपके सामने था, इसका सॉल्यूशन कैसे जाएगा, इसको जरा मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आता हूं। ये राजी क्वेश्चन नंबर 8 के जो ए पार्ट है, उसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। आप जानते हैं इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एनएक्स नेट एक्सपोर्ट। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें सिर्फ सारी इंफॉर्मेशन को पुट करना था। आप देखिए, इंफॉर्मेशन मैं और कहीं से नहीं ला रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो यहीं से सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें पुट करते चले गए और सिचुएशन ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली गई। हां, जब इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे और हमको जब मिला डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज वाईडी, उसको हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर रिसिप्ट्स। इक्वेशन को इस पैटर्न पर सॉल्व किया गया और इससे हमको इनकम का लेवल पता चल गया 762.5। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन आपसे क्या पूछी गई, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, हमारे पास दोनों इक्वेशंस अवेलेबल थी, बस उसमें इंफॉर्मेशन हमको पुट करनी थी। तो नेट एक्सपोर्ट हमको मिल गया 217.5, दैट इज नेगेटिव। भाई इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। उसके बाद हम आ गए कंजम्पशन के फंक्शन पर। कंजम्पशन का फंक्शन क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे गिवन था, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट करनी थी और कंजम्पशन का अमाउंट हमको मिल गया 590। आप देखिए,
बड़ा सी सिंपल पैटर्न पर मैं ये कह सकता हूं ये क्वेश्चन 5 नंबर के लायक बनता तो है। जो क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट थी, ये तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट हमने इस ढंग से डील करनी थी। आंसर आना चाहिए सबसे पहले 762.5, सेकंड आंसर है -217.5 और लास्ट आपका आंसर है 590। अच्छा, जो थ्योरी के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन पर आपका ध्यान लेकर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो बीप का सेकंड पार्ट था, एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, एपीएस। भाई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट एपीएस को नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर आप टोटल सेविंग आउट ऑफ टोटल इनकम का प्रोपोर्शन पता करते हैं तो वो आपका एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को रिप्रेजेंट करता है। आप ये भी बात जानते हैं कि जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है तो जनरल टेंडेंसी यह है कि एपीएस में भी इंक्रीज होता है। दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग इंक्रीजेस अलोंग विद इंक्रीज इन इनकम। लास्ट पार्ट जो हमसे पूछा गया था, दैट इज which method is used in India for measurement of national income? Also state the method which is considered to be most suitable for measurement of national income in case of developed economies. देखो ऐसा है, नेशनल इनकम के जितने भी मेथड हैं उसमें आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे ये आपकी नेचर और सूटेबिलिटी पे डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके देश में इनकम की अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग मोर एप्रोप्रिएट बेसिस पर होती है, अगर मैं डेवलप्ड इकोनॉमीज का एग्जांपल लूं, डेवलप्ड इकोनॉमीज में इनकम जो प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करी जाती है, इनकम को अवॉइड करने के चांसेस कम देखे जाते हैं, लोग अपनी इनकम ज्यादा शो करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी लगता है कि इनकम की रिकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे ढंग से हो सकती है। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऑफ कोर्स इनकम मेथड मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड माना ही जाना चाहिए। लेकिन वो पैरामीटर हमारे देश में ट्रूली एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे यहां इनकम मेथड एप्रोप्रिएट मेथड है ही, लेकिन कई जगह वो मेथड एप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है, इसलिए हमको जो आउटपुट मेथड है, जो वैल्यू एडेड मेथड है, उसका सहारा भी लेना पड़ता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में नेशनल इनकम जो पता करी जा रही है उसमें जो मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो एक तो आपका आउटपुट मेथड हो गया, दूसरा आपका इनकम मेथड हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड को हम थोड़ा दूरी रखते हैं भाई। और लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज के केस में मैं ये कह सकता हूं कि नेशनल इनकम पता करने का इनकम मेथड सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड हुआ। तो नेशनल इनकम के ये क्वेश्चन पूछे गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर। मॉनेटरी पॉलिसी पर जो पहला क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट कैरिंग 3 मार्क्स। मनी परफॉर्म्स मैनी फंक्शन इन द इकोनॉमी, एक्सप्लेन दोज फंक्शंस ब्रीफली। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी का जब चैप्टर शुरू होता है तो शुरू के जो कंसेप्ट हैं उसी में ये आता है कि मनी के फंक्शंस कौन से हैं। आप जानते हैं कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, आप जानते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ अकाउंट है और जो डेफर्ड पेमेंट का पैरामीटर है। इन सारे के सारे फंक्शंस को बस आपने ब्रीफली लिखना था, यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो क्या था, what is the impact of the following on credit multiplier and money supply? Okay, if the commercial banks keep less reserve and excess reserve, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। देखो भाई, अगर कमर्शियल बैंक्स अपने पास रिजर्व कम रखेंगे तो ऐसी सिचुएशन में लेंडिंग ज्यादा होगी, यानी लोग जो बोरोइंग करेंगे बैंक से वो अमाउंट ज्यादा होगा, और अगर बोरोइंग ज्यादा हुई तो ऐसी सिचुएशन में जो क्रेडिट मनी है वो इकोनॉमी में ज्यादा सप्लाई करी जाएगी ऑफ कोर्स। और अगर बैंक्स जो है एक्सेस रिजर्व अपने पास रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो लेंडिंग का केस है या जो लोग बोरो करते हैं वो बोरोइंग कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, अच्छा, आप देखेंगे कि एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी था और ये इतना सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, हम क्या बताएं भाई। मनी मेजरमेंट्स हैं M1, M2, M3, M4, इसमें स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया M3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आप जानते हो भी सीधा तो M3 कैलकुलेट होता नहीं, पहले कैलकुलेट करना होता है M1, और M1 एक बार कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद उसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा
M1 का फार्मूला क्या होता है? M1 इज करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। और एक बार M1 की कैलकुलेशन हो जाए तो M3 के लिए हमको क्या करना है? इसमें टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स ऐड करना है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन स्ट्रेट अवे गिवन है, करेंसी विद पब्लिक गिवन है, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स गिवन है, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स गिवन है। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट का तो खैर M3 से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ये जो अदर डिपॉजिट्स विद बैंक है इसके साथ क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहा कि इसमें गवर्नमेंट डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड है। तो आप एक काम करेंगे, जब आप ये अदर डिपॉजिट्स की डिफाइन करेंगे, अदर डिपॉजिट्स का अमाउंट पता करेंगे, तो उसमें से ये जो गवर्नमेंट डिपॉजिट्स हैं आप उनको माइनस कर दीजिएगा। तो अदर डिपॉजिट्स विद RBI बेसिकली हो जाएगा 392.7 माइनस 102.5, क्योंकि गवर्नमेंट डिपॉजिट इसमें काउंट नहीं होने चाहिए। बेसिकली अदर डिपॉजिट्स विद RBI में कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो फॉरेन एंटरप्राइजेज हैं उनका जो अमाउंट है खाली वही कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा गया? डिपॉजिट मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर दो क्लोजली रिलेटेड आर नॉट आइडेंटिकल, ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट। भाई जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है वो तो नैरो कंसेप्ट हुआ ना। बेसिकली डिपॉजिट मल्टीप्लायर यही तो बताता है कि जो रिजर्व है उसकी मदद से कमर्शियल बैंक्स कितनी मनी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो मनी मल्टीप्लायर है वो तो वाइडर कंसेप्ट है। उसमें तो हाई पावर्ड मनी भी है, उसमें तो डिपॉजिट वाला रेशियो भी है, उसमें तो करेंसी वाला रेशियो भी है। अच्छा खासा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। आखिरी जो क्वेश्चन पूछा गया वो था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दैट इज SLR। ओके, आप जानते ही हैं कि पहले होता है CRR। अच्छा, CRR जो है वो आप लोगों को RBI के पास कैश रिजर्व के तौर पे डिपॉजिट कराना पड़ता है। आज की डेट में वो 3% है ऑफ कोर्स। अच्छा, उसके बाद बाकी आपके पास रह गया 97%। जो 97% कमर्शियल बैंक्स के पास रह भी गया, उसमें से उनको अपने पास आज की डेट में SLR के नाम पर 18.5% कैसे डिपॉजिट रखना पड़ेगा? आप उसको कैश की फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकते हैं। बेसिकली ये बैंकों के पास अपना खुद का रिजर्व है ताकि लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन किया जा सके। ओके, अब फिस्कल पॉलिसी की तरफ आते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे थ्योरी के थे। पहला क्वेश्चन नंबर 7D कैरिंग 2 मार्क्स, जिसमें आपसे पब्लिक गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पूछे गए। वैसे तो बड़ी सारी हैं, लेकिन 2 नंबर के लिए तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ 2 फीचर्स भी अगर लिख दें तो वो अपने आप में सफिशिएंट हैं। आप जानते हैं साहब कि नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो पब्लिक गुड्स के साथ हमेशा आइडेंटिफाई करे जाते हैं। और आप जानते हो कि भी प्राइवेट सेक्टर ने इसके लिए रिसोर्सेज तो एलोकेट कर रहे हैं नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा और रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा पब्लिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, उसके बाद हमको कहा गया दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस फिस्कल पॉलिसी मेजर्स विच आर यूजफुल फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मैं अपनी क्लास में हमेशा कहता हूं भाई कि गवर्नमेंट कोई रॉबिनहुड तो है नहीं भाई कि अमीरों से लूटा जाए और गरीबों में बांटा जाए। ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते? देखो जी, जहां तक टैक्सेस का सवाल है, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिए जाएं। हमारे यहां वैसे भी जो टैक्स का सिस्टम है प्रोग्रेसिव बेसिस पर है। जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाता है डायरेक्ट टैक्स का बर्डन भी बढ़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि अमीर लोग ज्यादा खर्च करते हैं, उसके ऊपर GST का रेट, इनडायरेक्ट टैक्स का रेट ज्यादा हो सकता है। और गरीब लोग जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का रेट कम लगाया जाए या बिल्कुल ना लगाया जाए। और भी बड़े सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा कर दी जा सकती हैं भाई। फ्री एजुकेशन हो सकता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हो सकता है। आप जो सोसाइटी में कम लेवल पर लोग हैं उनके लिए ज्यादा अच्छे ढंग से अगर हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा कर देते हैं तो ये जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, इन इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए ऐसे फिस्कल मेजर्स काफी काम आते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया लेमन्स प्रॉब्लम। अरे वाह जी वाह, लेमन्स प्रॉब्लम। अच्छा, ये इम्बैलेंस की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं भाई कि भाई आखिरकार सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन में एक बायर है और एक सेलर है,
और हमेशा दोनों पार्टीज एक जैसी नॉलेज नहीं रखती, एक के पास नॉलेज ज्यादा, दूसरे के पास कम हो सकती है। तो जिसके पास नॉलेज ज्यादा है वो दूसरे आदमी को एक्सप्लॉइट करने के पूरे चांसेस को यूज कर सकता है। तो लेमन्स प्रॉब्लम का मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट स्टेप इन करे, और अगर आपको लगता है कि एक पार्टी के पास नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन कम है, तो वो इंफॉर्मेशन वहां पर पहुंचाई जानी चाहिए ताकि सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन ठीक ढंग से हो सके और एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक्सप्लॉइट ना करे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। अरे वाह, आप जानते ही हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, प्रोडक्शन से रिलेटेड और कंजम्पशन से रिलेटेड। इसका थ्योरी का नोट आप हमारी बुक में बड़े आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मार्केट आउटकम ऑफ प्राइस सेलिंग थ्रू डायग्राम। ओके, प्राइस सेलिंग, सेलिंग का मतलब हो गया छत। इसकी सीधी सी बात है कि प्रोड्यूसर्स किसी प्रोडक्ट का मैक्सिमम कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं, खास तौर पर मान लीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के केस में, मान लीजिए कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं कि जो बहुत ज्यादा हैवी प्राइसेस पर नहीं बेचे जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस सीलिंग के पैरामीटर को अडॉप्ट करना ही पड़ता है। अब आइए फटाफट हम चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ। इंटरनेशनल ट्रेड का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इन रिलेशन टू ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डब्ल्यूटीओ की स्टडी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली है क्या? देखिए, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर्स टू ट्रेड है उनको धीरे धीरे करके रिमूव करना है। आपको ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि भाई जो भी ट्रेड है वो बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक तरीके से एश्योरेंस दिया जाना चाहिए कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको अपनी कंट्री में क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली डब्ल्यूटीओ को इस तरीके की एश्योरेंसेस चाहिए ही। लाइसेंसिंग और प्रोहिबिशन को आपको खत्म करना पड़ेगा। हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इस लाइसेंसिंग और प्रोहिबिशन को खत्म करने के लिए जो टाइम लिमिट दिया जाता है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आप जानते हैं ऐसी बड़ी सारी कमिटीज भी डब्ल्यूटीओ की तरफ से बनाई जाएंगी जिसमें जो डिस्प्यूट्स हैं उनका एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्प्यूट होते ही हैं और सॉल्यूशन फाइंड करने की जिम्मेदारी भी डब्ल्यूटीओ की ही है। ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कशन नहीं कर सकते, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ओके, अगला जो क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था वो था एचओ थ्योरी से लेकर। ये कहा गया कि जो एचओ थ्योरी है फॉरेन ट्रेड की, बेसिकली ये दो थ्योरम्स का कॉम्बिनेशन है। क्या ये बात सही है? एकदम सही बात है। एचओ थ्योरी बेसिकली दो थ्योरम्स का कॉम्बिनेशन है, ये बात आप जानते हैं। हमने आपको थ्योरी के नोट्स में लिखवा कर दी है। हमने कहा कि इसमें ट्रेड थ्योरम होती है जिसमें यह कहा जाता है कि भाई आपके पास जो एबंडेंट रिसोर्सेस हैं आप उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, लेकिन आपके पास जो स्केर्स रिसोर्सेस हैं, जो रिसोर्सेस की कमी आपके पास है, उनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। तो जो ट्रेड थ्योरम है बेसिकली इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ती है। फिर आप जानते हैं कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम भी इसमें आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि देखिए कि दुनिया के जितने भी देश है, कहीं कोई रिसोर्स एबंडेंट है, कहीं दूसरा रिसोर्स एबंडेंट है। अल्टीमेटली क्या होगा कि जितने भी आपके कैपिटल इनपुट्स हैं या जितने भी आपके लेबर इनपुट्स हैं, इन सब के प्राइसेस एक दिन सूनर और लेटर एक बराबर हो जाने। एचओ थ्योरी के नोट्स आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें दो थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है। यस प्लीज। उसके बाद एक्सचेंज रेट पर एक क्वेश्चन पूछा गया। वो ये कहते हैं, देखिए एक बात बताइए, अगर हम ये कहते हैं ₹65 इज इक्वल टू $1, तो आप इसको कैसे समझते हैं? देखो भाई, एक्सचेंज रेट आप जानते हैं, सारी बातें हम लोग लिख चुके हैं, या तो डायरेक्ट कोटेशन हो गया या इनडायरेक्ट कोटेशन हो गया। अगर हम लोकल करेंसी को कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी लेकर आए तो ये डायरेक्ट कोटेशन हो गया। फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके लोकल करेंसी लेकर आए तो ये इनडायरेक्ट कोटेशन हो गया। फिर इसमें काउंटर करेंसी भी है और बेस करेंसी भी है। जो करेंसी जाएगी वो काउंटर करेंसी, जो करेंसी आएगी वो बेस करेंसी। जिसमें आप अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आपका बेस है। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट इस पॉइंट में रहा। देन दे से सॉफ्ट पेग एंड हार्ड पेग एक्सचेंज रेट्स। आप जानते हैं कि भाई दो तरीके के एक्सचेंज रेट रिजीम्स होते हैं भाई। एक तो हो गया आपका फिक्स्ड और दूसरा हो गया फ्लोटिंग।
ठीक है, फ्लोटिंग में तो जो भी एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड करना है, लेकिन जो फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम है उसके अंदर एक्सचेंज रेट तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट अगर डिसाइड करेगी तो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो या तो सॉफ्ट हो सकता है या हार्ड हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है जब बहुत ज्यादा हमको लगे, अगर गवर्नमेंट को लगे कि इस समय इंटरवीन करना बहुत एसेंशियल है, तो हार्ड बेसिस पर वो डिसीजन लिया जा सकता है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं हार्ड पेग एक्सचेंज रेट। लेकिन मान लीजिए लाइट सिचुएशन, थोड़ा सा ऐसा सोचा जाए कि इस समय हार्ड स्टेप्स लेने की आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ा सॉफ्ट पेग एक्सचेंज रेट रिजीम में चला जाएगा। अच्छा, हमसे पूछा गया कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। वेल, इसकी एक अच्छी खासी लिस्ट हमारे पास है। इसमें लॉटरी का बिजनेस आता है, इसमें गैम्बलिंग आती है, इसमें आप जानते हो चिट फंड का केस भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट, ये सब पूरी एक लिस्ट है कि जिसमें ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लास्ट हमसे पूछा गया था काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। देखो, सीवीडी के नाम से ये पॉपुलर है। ऐसा होता है कि कई बार कुछ कंपनीज को अपने होम कंट्री में कुछ टैक्स एडवांटेजेस मिले होते हैं। उन टैक्स एडवांटेजेस की वजह से उनकी खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, लेकिन उन गुड्स को फिर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जहां पर जिस देश में वो गुड्स एक्सपोर्ट करे जाते हैं वो कहते हैं जी ऐसे टैक्स एडवांटेजेस आपके देश में मिलते होंगे, हमारे देश में तो नहीं मिलते। अब आप अपना प्रोडक्ट अगर यहां पर बेचोगे तो वो पॉसिबल टैक्स एडवांटेज जो आपको वहां मिला हुआ है, आप एक काम करिए वो हमको रिइंबर्स कर दीजिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉलिसी के हिसाब से जो ड्यूटी डिसाइड करी जाती है वो सीवीडी की कैटेगरी में आती है। ओके, मैं जानता हूं कि वीडियो बहुत लेंदी हो गया, लगभग ये 1 घंटे का वीडियो बना, पर हम क्या करें, इसमें क्वेश्चन इतने सारे थे, थ्योरी के नोट्स इतने सारे थे, तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा आपसे बात करके मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से मैं जानता हूं कि जनवरी फरवरी में भी जो अटेम्प्ट होना है, ऑप्ट आउट स्कीम में जो कवर हुए स्टूडेंट्स, मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के इसी तरीके से पेपर का रिव्यू आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। ओके, मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।